नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। तो वहीं इस दौरान अनेक महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। बता दें आपको, वहीं वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। तो वह इस संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। बता दें आपको, मंत्रिपरिषद द्वारा दिव्यांगजनों के हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए विकास निगम की बकाया ऋण वापस किए जाने पर महत्वपूर्ण फैसला भी किया गया है। तो आपको बता दें, सीएम साय की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जहां दिव्यांगजनों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह बैठक मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। बता दें, इस दौरान अनेक महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। तो वहीं वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया है। तो वहीं इस संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। बता दें, मंत्रिपरिषद द्वारा दिव्यांगजनों के हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए विकास निगम की बकाया ऋण वापस किए जाने पर भी महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की 36वीं बैठक संपन्न हुई है। आज की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें एक शासकीय सेवकों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वेतन के विरुद्ध अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त कर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस संबंध में आगे की कार्यवाही के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। वित्त विभाग द्वारा प्रक्रिया में पात्र पाए जाने वाले बैंक या वित्तीय संस्था से संपादित किए जाने वाले एमओयू के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए दिव्यांगजनों के हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम की बकाया ऋण की राशि 24,50,05,457 रुपये एक मुश्त वापस किए जाने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार एवं शिक्षा हेतु न्यूनतम 3% ब्याज की दर से ऋण प्रदान किया जाता है। तो वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा का एक दिवसीय बस्तर दौरे पर है, जहां मंत्री विजय शर्मा सबसे पहले हेलीकॉप्टर से छत्तीसगढ़ के धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के नवीन शाखा का लोकार्पण कर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। आपको बता दें कि विजय शर्मा 4 अक्टूबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर मुख्यालय जगदलपुर के प्रवास कार्यक्रम स्थल का जायजा लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठक में शामिल होंगे। तो इस दौरान गृह मंत्री के बस्तर प्रवास के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। बता दें, बस्तर दौरे पर रहे डिप्टी सीएम। तो एक दिवसीय बस्तर दौरे पर हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा। बता दें, जहां मंत्री विजय शर्मा सबसे पहले हेलीकॉप्टर से छत्तीसगढ़ के धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के नवीन शाखा का लोकार्पण किया और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल भी हुए इस दौरान। तो वही विजय शर्मा 4 अक्टूबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर मुख्यालय जगदलपुर के प्रवास कार्यक्रम स्थल का जायजा लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठक में शामिल हुए। तो वही आपको बता दें, इस दौरान गृह मंत्री के बस्तर प्रवास के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किया गया है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी बस्तर आ रहे हैं। बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष, वर्तमान सांसद तथा जितने मांझी हैं, उन्होंने जाकर के बड़े ही स्नेह से माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को निमंत्रण दिया है बस्तर दशहरे में सम्मिलित होने के लिए।
तो मुरिया दरबार ये होगा 4 तारीख को, उसमें सम्मिलित होंगे। उसके बाद बस्तर की बांझी, गायता, पेरमा पुजारियों के साथ उनका भोजन है। साथ ही साथ एक स्वदेशी मेला उसमें है, उसमें भी वो सम्मिलित होंगे। इस तरीके से बस्तर 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को वो जगदलपुर में रहेंगे। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां दशहरे के त्योहार पर यात्रियों के लिए रेलवे का बड़ा फैसला लिया गया है। इस दौरान यात्रियों को भारी सुविधाएं देने के लिए जगदलपुर दंतेवाड़ा रूट पर 6 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। बता दें, सुबह 8:15 पर से दोपहर 2:30 बजे और रात 10 बजे जगदलपुर से ट्रेन रवाना होगी। इसके साथ ही दंतेवाड़ा से सुबह 5 बजे और 11:30 बजे मिलेगी वापसी सेवा। तो वहीं सभी स्पेशल ट्रेनों में 10 कोच लगाए जाएंगे। बता दें, दशहरे पर रेलवे का बड़ा फैसला आया है सामने, जहां यात्रियों के लिए या खास सुविधाएं यात्रियों को दी गई है। जहां दशहरे के त्योहार पर यात्रियों के लिए रेलवे का यह बड़ा निर्णय सामने आया है, बड़ा फैसला सामने आया है। इस दौरान यात्रियों को भारी सुविधाएं देने के लिए जगदलपुर दंतेवाड़ा रूट पर 6 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, जिसमें सुबह 8:15, दोपहर 2:30 बजे और रात 10 बजे जगदलपुर से ट्रेन रवाना होगी। तो वही बता दें, इसके साथ ही दंतेवाड़ा से सुबह 5 बजे और 11:30 बजे वापसी की ट्रेन मिलेगी। तो वहीं सभी स्पेशल ट्रेनों में 10 कोच लगाए जाएंगे। तो दशहरे पर रेलवे का यह बड़ा फैसला सामने आया, जहां यात्रियों के लिए यह खास सुविधाएं दी गई हैं। 6 ट्रेनें संचालित की जाएंगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बलौदाबाजार से, जहां सीएम विष्णुदेव साय के द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहीं प्रशासनिक कामकाज में छत्तीसगढ़ी को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। वहीं कलेक्टर दीपक सोनी सहित अधिकारियों ने मां सरस्वती और छत्तीसगढ़ महतारी की छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशिक्षण में अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी शामिल हुए हैं। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आज आयोजित किया गया। बलौदाबाजार में इसका आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें सीएम विष्णुदेव साय के द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहीं प्रशासनिक कामकाज में छत्तीसगढ़ी को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आज आयोजन किया गया है। जैसे बता दें आपको, कलेक्टर दीपक सोनी सहित अधिकारियों ने मां सरस्वती और छत्तीसगढ़ महतारी की छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है। तो वहीं प्रशिक्षण में अपर जी, ये तो माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश द्वारा हस्तक्षेप किया गया जी। तब होकर चुनाव हुआ है। चुनाव कैसा रहा आप लोग? बहुत कैसे बढ़िया, शांतिपूर्ण हो रहा है। मतदाता सूची में कोई तकलीफ? नहीं, कोई किसी का तकलीफ नाम नहीं, कटा हो? नहीं, किसी कोई आपसी प्रत्याशियों में विवाद हो गया हो किसी बात कोई पे? नहीं, यहाँ शांतिपूर्ण है। मतदान आप अपना प्रयोग कर चुके हैं? आप अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं? हाँ, मत का प्रयोग कर चलो, आज का चुनाव कैसा रहा? विधिक छत्तीसगढ़ राज्य विधि का चुनाव हो रहा है वकीलों का, और एक अपना छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष चुनना चाहते हैं आप लोग वकील। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश का पहला स्मार्ट पंजीयन कार्यालय आज से शुरू हो गया है। बता दें, यह प्रदेश भर में पहले चरण में बनने वाले 10 स्मार्ट पंजीयन केंद्रों में से एक है। तो वह इस कार्यालय का संचालन पीपीपी मॉडल के तहत किया जाएगा। स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का सिस्टम पासपोर्ट ऑफिस की तरह होगा, जिससे जमीन की रजिस्ट्री केवल 10 से 15 मिनट में पूरी हो सकेगी। तो वह इस नए सिस्टम से रजिस्ट्री प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बन पाएगी। बता दें आपको, स्मार्ट पंजीयन कार्यालय रजिस्ट्री कार्यालय के साथ ही काम करेगा और इस सेवा के लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा।
तो वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया है कि इससे जनता को समय की बचत होगी और रजिस्ट्री प्रक्रिया में होने वाली परेशानी भी खत्म हो जाएगी। तो वहीं इस पहल से प्रदेश में भूमि कारोबार और पंजीयन प्रक्रिया में सुधार की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो आपको बता दें 10 से 15 मिनट में पूरी हो सकेगी अब रजिस्ट्री, जहां या प्रदेश भर में पहले चरण में बनने वाले 10 स्मार्ट पंजीयन केंद्रों में से एक है। पीपीपी मॉडल के तहत कार्यालय का संचालन किया जाएगा। इस कार्यालय का संचालन आपको बता दें, जानकारी दे दें, पीपी मॉडल के तहत किया जाएगा। तो वह स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का सिस्टम पासपोर्ट ऑफिस की तरह ही होगा, जिसमें ऑफिस जमीन की रजिस्ट्री केवल 10 से 15 मिनट में पूरी हो सकेगी। तो वहीं इस नए सिस्टम से रजिस्ट्री प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बन जाएगी। इसमें स्मार्ट पंजीयन कार्यालय रजिस्ट्री कार्यालय के साथ ही काम करेगा और इस सेवा के लिए कोई अतिरिक्त चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। इसमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया है कि इससे जनता को समय की बचत होगी और रजिस्ट्री प्रक्रिया होने में भी जो परेशानी थी वो खत्म हो जाएगी। तो वह इस पहल से प्रदेश में भूमि कारोबार और पंजीयन प्रक्रिया में सुधार की उम्मीद भी जताई जा रही है। रजिस्ट्री में बड़े रिफॉर्म्स करते हुए 10 बड़ी क्रांतियों का आगाज किया गया था। अगले चरण में एक नया प्रयोग जो कि पूरे देश में एक अनूठी पहल के रूप में सामने आ रहा है, और भारत सरकार ने जिस मॉडल का अध्ययन करके अन्य राज्यों को भी इस मॉडल को लागू करने की वकालत की है, उसमें स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का कॉन्सेप्ट लेकर के हम आ रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इस परिसर का, नवा रायपुर में पहले परिसर का उद्घाटन किया जा रहा है स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का। और इसके तहत 10 अभी प्रदेश में अलग अलग जगहों पे इसे स्थापित किया जा रहा है। आने वाले समय में और इसकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। जैसे पहले पासपोर्ट ऑफिस होता था, पहले पासपोर्ट कार्यालय जाने पड़ते थे, घंटों इंतजार करना पड़ता था, वहाँ छोटे छोटे एरिया में रहता था, बैठने की अच्छी सुविधा नहीं रहती थी, अच्छा टॉयलेट, अच्छे ड्रिंकिंग वाटर, इन सब की सुविधा नहीं रहती थी। अब अच्छे वाईफाई सुविधा, अच्छे टॉयलेट, डिस्प्ले बोर्ड, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम और अलर्ट सिस्टम, अलार्म सिस्टम, अच्छा अपॉइंटमेंट सिस्टम, ये सब पीपीपी मॉडल पे स्टार्ट होने जा रहा है। और इसका पहला सेंटर नवा रायपुर में स्थापित होने जा रहा है। रायपुर में भी अनेक स्थानों पर इस तरह के मॉडल आने वाले समय में डेवलप किए जाएंगे। और प्रदेश के अन्य हिस्सों में, सुदूर हमारे सरगुजा अंचल के कुनकुरी से लेकर के रायगढ़ से लेकर बिलासपुर से लेकर दुर्ग तक के अलग अलग जगहों पर 10 स्थानों पर पहले इसको चालू किया जा रहा है, और आने वाले समय में इसकी संख्या में और बढ़ोतरी की जाएगी। यह एक बहुत ही अच्छे मॉडल के रूप में उभर रहा है, और भारत सरकार इस मॉडल का अध्ययन करके अन्य राज्यों को भी प्रेरित कर रही है कि इस मॉडल को एडॉप्ट किया जाए। सरकारी जो रजिस्ट्री कार्यालय वो भी चलता रहेगा, यह भी चलता रहेगा। दोनों विकल्प जनता के पास उपलब्ध रहेंगे। जनता से कोई भी अतिरिक्त चार्ज पंजीयन के लिए नहीं लिया जाएगा। वहाँ पर लॉन्च फैसिलिटी या अन्य कोई फैसिलिटी, खाने पीने का कोई फैसिलिटी है, उसको चार्ज बेसिस पर कोई भी व्यक्ति अवेल कर सकता है। बाकी बेसिक पंजीयन के लिए अतिरिक्त पैसा वहाँ पर नहीं लिया जाएगा। और जो पंजीयन शुल्क सामान्य कार्यालयों में देय होता है, उसी के तहत यह कार्य होगा। जनता को अतिरिक्त कोई भार नहीं दिया जाएगा, और एक बहुत ही अच्छे मॉडल के रूप में डेवलप हो रहा है। इससे मुझे लगता है 15-20 मिनट में पूरा रजिस्ट्री का प्रोसेस कंप्लीट हो सकेगा। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर ऐतिहासिक महामाया मंदिर पहुंचकर मां महामाया का दर्शन किया है। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की है। साथ ही सीएम साय ने मंदिर प्रांगण में दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं से आत्मीय भेंट की और उन्हें नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी है। इस अवसर पर विधायक सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। तो वहीं सीएम साय ने नवरात्रि पर पूजा अर्चना की है। आपको बता दें, नवरात्रि का आज आखिरी दिन है। नवमी के दिन सीएम साय शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर ऐतिहासिक महामाया मंदिर पहुंचकर मां महामाया का दर्शन किया है। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की है। साथ ही सीएम साय ने मंदिर प्रांगण में दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं से आत्मीय भेंट की और उन्हें नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी है। तो वहीं इस अवसर पर विधायक सुशांत शुक्ला भी मौजूद रहे। बताते आपको पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी उपस्थित थे।
तो फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्य सचिव विकासशील ने कार्यभार संभाला है। दरअसल आपको बता दें, विकासशील भारतीय प्रशासनिक सेवा 94 बैच के IAS अधिकारी ने मंत्रालय भवन में मुख्य सचिव का कार्यभार ग्रहण किया है। आपको बता दें कि विकासशील छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। इसके पहले वे एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला में कार्यकारी निदेशक के पद पर पदस्थ थे। वहीं विकासशील को IAS बनने के बाद मध्य प्रदेश कैडर मिला था। नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश राज्य के विभाजन के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ के कैडर मिला। वे कोरिया, बिलासपुर और रायपुर जिले के कलेक्टर रहे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य विशिक परिषद के अध्यक्ष और परिषद के चुनाव 11 साल बाद संपन्न हो रहे हैं। आज बलौदाबाजार जिला और सत्र न्यायालय में जिले के 365 अधिवक्ताओं ने मतदान किया, तो वहीं पूरे छत्तीसगढ़ के वकील इस चुनाव में भाग ले रहे हैं, जिसमें भारी उत्साह देखा गया है। यह चुनाव लंबे समय बाद हो रहा है, क्योंकि पिछले 11 वर्षों से चुनाव स्थगित थे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्देश पर यह मतदान आयोजित किया गया है। मतगणना बिलासपुर उच्च न्यायालय परिसर में की जाएगी और परिणाम दशहरा के बाद घोषित होगी। यह परिषद अधिवक्ताओं के अधिकारों और उनके विकास के लिए काम करती है। इसके अध्यक्ष का अधिकार और भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो वकीलों के हितों की रक्षा करता है और उनकी समस्याओं को दूर करने में अहम भूमिका भी निभाता है। हम लोग चुनाव कराना ही नहीं चाह रहे थे जी ये तो माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश द्वारा हस्तक्षेप किया गया जी। तब होकर चुनाव हुआ है। चुनाव कैसा रहा आप लोग? बहुत कैसे बढ़िया, शांतिपूर्ण हो रहा है। मतदाता जो मतदाता सूची में कोई तकलीफ, नहीं कोई किसी का तकलीफ नाम नहीं। कटा नहीं, हो? नहीं किसी कोई आपसी प्रत्याशियों में विवाद हो गया हो नहीं किसी नहीं बात कोई पे? नहीं, यहाँ शांतिपूर्ण है। मतदान आप अपना प्रयोग कर चुके हैं? आप अपने मत का प्रयोग कर चुके हाँ, हैं? मत का प्रयोग कर चुके हैं। आज का चुनाव कैसा रहा? विधिक छत्तीसगढ़ राज्य विधिक का चुनाव हो रहा है वकीलों का, और एक अपना छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष चुनना चाहते हैं आप लोग वकील लोग। कैसे रहा चुनाव का अनुभव, कैसा है? बिल्कुल सभी हमारे अधिवक्ता साथियों में उत्साह का वातावरण है जी। और अपने ज़िले से चूँकि एकमात्र भास्कर साहू भी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं जी तो सब लोगों ने मिलजुल कर उनको समर्थन दिया है। जी। और जिसका नाम जो नॉन प्रैक्टिशनर है जो बाहर में भी, वो भी खासा उत्साह के साथ यहाँ बलौदाबाजार में वोट डालने आ रहे हैं। कितने साल बाद चुनाव हो रहा है ये? लगभग 11 साल बाद चुनाव हो रहा है। इसके पहले आप कब मतदान का प्रयोग इसके किया? पहले 11 साल पहले हमने और मतदान किया था यहाँ। आप तो 3 बार वंचित रहेगा चुनाव वोट डालने से? हाँ, 2 बार वंचित रह गए। 5 साल का कार्यकाल होता है जी। और 2 बार वोट डालने से वंचित हो गए। अब लेकिन ऐसा प्रयास रहेगा कि हर 5 वर्ष में लोगों को वोट डालने के अवसर मिले। अपना परिचय दे देंगे। मेरा नाम देवचंद पटेल है, अधिवक्ता। का प्रयोग कर रहे हैं? लगभग 11 साल बाद जो है वो स्टेट बार काउंसिल का चुनाव संपन्न हो रहा है और इसके पहले जितने भी सदस्य रहे हैं जी राज्य विधि परिषद के, तो उनमें से कुछ एक लोगों को छोड़कर बाकी सभी जो सदस्य हैं वो लगभग निष्क्रिय रहे हैं और राज्य के साथ साथ जिला स्तर पर भी जो न्यायालयीन कार्य है या वकीलों की जो समस्या है उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। और अब ऐसा प्रतीत होता है कि युवा प्रत्याशी इस समय चुनाव मैदान में हैं, तो युवा प्रत्याशी अगर चुनकर आते हैं तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि हम अधिवक्ता समुदाय को इसका लाभ मिलेगा और हमारी सुरक्षा भी जो है इसमें निहित होगी। तो एक खबर बलौदाबाजार से है, जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि ये लोग म्यूल अकाउंट के माध्यम से धोखाधड़ी की रकम को ठगों तक पहुंचाते थे और उसके बदले में कमीशन लेते थे। यह खुलासा बलौदाबाजार सिटी कोतवाली क्षेत्र में दर्ज साइबर ठगी के एक मामले में पूछताछ के दौरान हुआ है। तो वही साइबर सेल और कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में इनके खातों में ठगी की रकम ट्रांसफर होने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बीएनएस की धारा 317, 318 और 61 के तहत अपराध दर्ज कर इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने बैंक विवरण किसी से साझा न करें। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। बीसीसीआई के संयुक्त सचिव
प्रभतेज सिंह भाटिया जी का आज रायपुर आगमन हुआ है। तो वही प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया है कि छत्तीसगढ़ में क्रिकेट के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई देश में क्रिकेट को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है ताकि भारत क्रिकेट में अग्रणी बना रहे। उन्होंने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई है कि इसके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ क्रिकेट तेजी से प्रगति करेगा। सचिव ने कहा कि जूनियर और सीनियर स्तर पर अधिक से अधिक बोर्ड मैच कराने के लिए राज्य में नए मैदान बनाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप चैंपियन बनने पर बधाई दी और उनकी देशभक्ति की प्रशंसा की। बात की खुशी है कि छत्तीसगढ़ के मुझे मौका मिला कि मैं छत्तीसगढ़ को वहाँ पे बीसीसीआई में राशि से रिप्रेजेंट करता हूँ और अब हम वहाँ से सीख के बीसीसीआई से ग्लोबल क्रिकेट से सीख के जो माना जाता है कि द बेस्ट एसोसिएशन इन द वर्ल्ड वहाँ की लर्निंग्स हम छत्तीसगढ़ में ला पाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां मां दंतेश्वरी की डोली और छत्र आज बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए जगदलपुर के लिए रवाना हुई है। इस अवसर पर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और पुलिस जवानों ने सलामी देकर माता को सम्मानित किया है। मंदिर प्रांगण श्रद्धालुओं से भर गया था और माता के जयकारे गूंजते रहे। यह डोली यात्रा पारंपरिक मार्ग से होकर कारली गीदम पस्तानार लोकापाल से गुजरती है, जहां हर जगह श्रद्धालु भव्य स्वागत करते हैं। तो वही 75 दिनों तक चलने वाला बस्तर दशहरा विश्व का सबसे लंबा उत्सव है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बलौदाबाजार से, जहां शारदीय नवरात्र का आज हर्षोल्लास के साथ समापन हुआ है। 9 दिन तक चलने वाले इस पर्व में गांव-गांव से बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। विशाल पंडाल और आकर्षक झांकियां जैसे ऑपरेशन सिंदूर भक्तों का विशेष आकर्षण रही है। आज अष्टमी के दिन हवन और मनोकामना जवारा कलश के साथ बोया गया, जिसे भक्तों ने जस गीत गाते हुए विसर्जित किया है। पूरे 9 दिन भक्तिमय माहौल बना रहा, जिसमें माता रानी की आराधना और भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। तो वही शुक्रवार को मां दुर्गा का विसर्जन उत्साह और उल्लास के साथ किया जाएगा। इस पर्व ने श्रद्धा और समर्पण की भावना को और प्रागाढ़ किया है, साथ ही सांस्कृतिक और धार्मिक एकता का संदेश भी दिया है। तो इस शारदीय नवरात्र ने सभी के मन में नई ऊर्जा और आस्था का संचार किया है। तो छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे इंडियो वॉइस के साथ। नमस्कार।